आई विल नेवर फॉरगेट दिस इंसिडेंट. हम लोग के फ्रेंड्स के बीच में एक डिबेट चल रही थी एंड अ डिस्टेंट फ्रेंड सेड समथिंग लाइक तू तो क्लब में गाना गाती है. अरिजीत के अगर 10 गाने आ रहे हैं 15, तो देयर वुड बी सम सॉन्ग्स जो मुझे लगता था यार इसमें आवाज़ नहीं देनी चाहिए. आपके पर्सनल फेवरेट पंजाबी सिंगर्स कौन है? आई लव रेशमा. देन आई लाइक मैडम नूरजहां के गाने मुझे बहुत पसंद हैं. बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों. मौत ना आई तेरी याद क्यों आई, हाय लंबी जुदाई 4 दिन दा प्यार ओ रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई. मैंने गुलजार साहब को पकड़ा एंड लाइक आई केप्ट क्राइंग और मैंने बस यही बोला कि आपके दिए हुए गानों से मैंने बहुत कमाया है. सत श्री अकाल एंड जी आया हूं, मैं हूं आपका लव कोच राहुल मार्किन एंड वंस अगेन अ वेरी वेरी वार्म वेलकम. आज हमारे साथ बुर्रा शो में एक ऐसी आर्टिस्ट हैं जिन्हें जब आप देखेंगे बहुत सॉफ्ट, बहुत काम, बहुत कंपोज, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये बुर्रा मचाने वाली है. बट वंस शी गोज ऑन स्टेज बस ऑडियंस की बल्ले बल्ले हो जाती है, बुर्रा बुर्रा हो जाती है. वी हैव वन एंड ओनली मनसा जिमी विद अस. सो मनसा, सबसे पहले स्वागत है जी पंजाबी फीवर में. कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच. आई एम रियली वेल, हैविंग अ ग्रेट टाइम चैटिंग विद यू बैक स्टेज. मनसा, मैं पहले हमारे ऑडियंस को बता दूं, बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि यार जब हम मनसा का इंस्टाग्राम चेक करते हैं या इनका यूट्यूब देखते हैं कि यार क्या यार, एक तो मतलब इसने रील वील डाली होगी, पॉपुलर होगी. ऐसी बात नहीं है. शी इज़ अ प्रॉपर क्लासिकली ट्रेन्ड आर्टिस्ट. और जब इनकी पहली रील आई थी उससे पहले ये एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 1200 परफॉर्मेंसेस ऑलरेडी दिल्ली में दे चुकी थी. सो ऐसा नहीं है कि वो अचानक से उठ के आई और पॉपुलर होगी. ओवरनाइट स्टार नहीं है, ये मेहनत वाली स्टार हैं जो आज आपके साथ बैठी हैं. एंड आई थिंक दैट्स द रीज़न वाई ये बहुत हमेशा ग्राउंडेड रहती हैं. आपने कभी इन्हें शोर मचाते नहीं सुना होगा, इनकी सक्सेस शोर मचाती है. सो टेल मी अबाउट दैट एरा मनसा, जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया था. आई थिंक ड्यूरिंग योर स्कूल डेज ओनली यू स्टार्टेड परफॉर्मिंग. और जब आप क्लब्स में, बार्स में परफॉर्म कर रही थी, आप हर रोज़, मैंने सुना है आप 7 में से 6 दिन परफॉर्मेंस देती थी. तब आपके ज़हन में क्या चल रहा था? टू बी वेरी ऑनेस्ट, उस टाइम पे ये लगता था व्हेन इज दिस गोइंग टू एंड, ये कब ख़त्म होगा, कि कब तक ये चलता रहेगा. बट उस समय ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि यही चीज़ फाउंडेशन थी. जब आप परफॉर्म कर रहे होते हो 1-2 घंटे और कोई ताली नहीं बजाता है, तो जो हिम्मत आपको वहाँ से मिलती है, आई थिंक दैट प्रिपेयर्स यू फॉर द बिगर स्टेजेस. तो Absolutely. धीरे धीरे वहीं से कॉन्फिडेंस आया, वहीं से टैकल करना है कि कैसी ऑडियंस को कैसे टैकल करना है. कोई अगर बदतमीज़ी दिखा रहा है उसे प्यार से कैसे बैठाना है, और कोई नहीं सुन रहा है आपको तो आप मतलब अपनी परफॉर्मेंस प्रैक्टिस करो. तो जो उस समय लगता था कि यार दिस इज़ गेटिंग टू हेक्टिक, ये कहाँ जा रहा है, क्या होने वाला है, कब बदलेगा. बट आज की डेट में आई एम वेरी ग्रेटफुल कि गला जो बना है मेरा वो वहीं से बना है. एक तो रियाज और ऊपर से जो आपने ये वाला प्रैक्टिस किया, आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड एन ऑडियंस जो कि शायद अपनी फैमिली के साथ आई हुई है या अपने फ्रेंड्स के साथ आई हुई है, गॉसिप भी कर रहे हैं, ड्रिंक्स भी ले रहे हैं और पैसिवली आपको सुन रहे हैं. उस वक्त उनका ध्यान अपनी तरफ खींचना एंड अपने अपने गानों से, अपनी आवाज़ से अपने आप को एक एज अ ब्रांड एस्टैब्लिश करना, वो कितना मुश्किल था. एंड हाउ डिड यू डू इट? व्हेन आई यूज्ड टू परफॉर्म इनिशियली तो बहुत मजाक बनाते थे लोग, बिकॉज आई वुड जस्ट स्टैंड लाइक दिस. मैं एक ही पोजीशन में खड़े होके पूरा शो निकाल देती थी. चुपचाप गाने बदल रहे हैं, गाना इंटेंसिटी से गा रही हूँ, खूब भारी आवाज़ है, बट खड़ी हूँ ऐसे और समझ में नहीं आ रहा है कि यार कैसे इनसे बात करूँ. और मुझे लगता था क्यों आप ताली नहीं बजा रहे हो, मैं तो जी जान लगा के गा रही हूँ.
फिर धीरे धीरे मैंने क्या किया कि आई स्टार्टेड गोइंग फॉर शोज़, मैं अपने फ्रेंड्स के शोज़ सुनने जाने लगी। एज एन ऑडियंस सोचती थी कि यार वो लोग खुद से डरे हुए हैं, वो खुद से आपसे बात करना चाहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे एक विंडो होगी, हाउ टू ब्रेक द आइस। हाउ टू ब्रेक द आइस। एंड धीरे धीरे मुझे हर इवेंट के हिसाब से समझ में आया, इफ़ आई एम गोइंग एंड परफॉर्मिंग फॉर अ वेडिंग, आई विल मेक श्योर यू हैव अ ग्रेट टाइम, बट आई वोंट पुश इट टू फार, बिकॉज आपके इवेंट में क्या क्या दिक्कतें चल रही हो आपको पता है, आपके फैमिली में कितनी चीज़ें मैनेज करनी है। सो आई वोंट बी अग्रेसिव कि यार कोई मुझे सुन नहीं रहा है, ये नहीं। बट इफ़ यू आर कमिंग टू माई शो, देन आई वुड डिमांड योर अटेंशन कि आप मेरे शो में टिकट लेके आए हो तो सुनो। तो वो हर सिचुएशन के हिसाब से उसको समझना कि यार यहाँ पे कोई ताली नहीं बजाएगा, ठीक है, आई एम गेटिंग पेड इनफ, वो मेरा कंपनसेशन है। उस चीज़ को दिल पे नहीं लेना है कि यार अगर मैं कॉर्पोरेट इवेंट में परफॉर्म कर रही हूँ, लोग ताली नहीं बजा रहे हैं तो मेरे में कुछ कमी है। नहीं, दैट इज़ जस्ट हाउ इट इज़ समटाइम्स। एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डील विद नेगेटिव कमेंट्स। जब कोई लाइव गाते हुए आपको कुछ ऐसा बोल दे और सारा कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। बहुत बार, लाइक आई नेवर फॉरगेट दिस इंसिडेंट। हम लोग के फ्रेंड्स के बीच में एक डिबेट चल रही थी, एंड अ डिस्टेंट फ्रेंड सेड समथिंग लाइक, तू तो क्लब में गाना गाती है, योर ओपिनियन डजंट मैटर। फास्ट फॉरवर्ड 7-8 years लेटर ही रोट अ मैसेज दैट आई एम सो प्राउड, ये सब चीज़ें। एंड मुझे कभी ही नहीं लगा कि यार क्लब सिंगर ये सब, इसमें कोई मतलब बुरी बात है या ये सब चीज़ है। आई एम मेकिंग अ लिविंग, मैं अपने पैशन से कमा रही हूँ। कितने लोग ये कह पाते हैं? पीपल गो फॉर अ जॉब जिससे उन्हें नफरत होती है, वो वापस आते हैं उस घर में जिससे उन्हें नफरत होती है। मैं जा रही हूँ, मैं अपने पैशन से कमा पा रही हूँ, तो आई हैव फेल्ट अ लॉट ऑफ प्राइड इन दैट ऑलवेज। कभी भी ये नहीं लगा कि यार छोटी जगह जा रही हूँ, यहाँ परफॉर्म कर रही हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत बात कही है आपने मनसा। वैसे हर एक आर्टिस्ट की लाइफ में एक ना एक वो लोएस्ट पैच आता है जब उसे लगता है शिट यार ये मेरे लिए नहीं बना है, मैं ज़बरदस्ती कर रही हूँ। क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है? मेरे लिए, आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन, मतलब मुझे शहर में आना ही मेरे लिए इतना मुझे तोड़ देता है एक तरीके से। मुझे आदत है, वो पेड़ हैं, तुम जंगल पहाड़ों में बैठे हो, स्लो लिविंग है, दिन की 5 चाय बन रही है, सोच रहे हो ये वो। यहाँ आना मेरे लिए ये होता है कि यार ये क्या चल रहा है, कैसे करूँ ये सब चीज़ें। बट एट द सेम टाइम जो मेरा ऑनलाइन पर्सोना है वो बहुत डिफरेंट, एज अ वेरी एक्टिव पर्सन है। तो तब मुझे लगता है कि यार किसी दिन सब छोड़ छाड़ के आई वुड वांट टू गो बैक होम, एंड बस जिसको आना है आप वहीं आओ, मैं तो वहीं रहूँगी। राइट नाउ आई कांट अफोर्ड टू डू दैट, बट इवेंचुअली मुझे, मेरा मन ये है कि आई वुड वांट टू रिटर्न टू दैट लाइफ। वाह! क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। आई थिंक कोविड का वो वक़्त था जब आपके गाने ऑनलाइन बहुत ज़्यादा हिट होने शुरू हुए। पीपल वर सिटिंग बैक एट होम एंड उस वक़्त इंटरनेट पे गानों का कंज़म्पशन, कंटेंट का कंज़म्पशन बहुत ज़्यादा हो गया था। एंड आई थिंक तब आपका गाना था तू ना आया। वो बहुत वायरल हो गया था अचानक से। व्हेन डिड दैट सॉन्ग हैपन एंड हाउ? ड्यूरिंग कोविड जब मेरे कवर्स हिट हो रहे थे, उसी बीच अ लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग कैन वी कोलैबोरेट, ये सब कोलैबोरेशंस बहुत चल रहे थे उस टाइम पे। सो अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम साउथ इंडिया एंड स्पेशली दिस कंपोजर एल्रॉय विंसेंट, उसने बोला आप आओ हम लोग कुछ गाने बनाते हैं। सो वी स्टार्टेड मेकिंग सॉन्ग्स, एंड इवेंचुअली एज कोविड एंडेड आई फ्लू डाउन, और हम लोगों ने लाइक पहला ओरिजिनल बनाया वहाँ जाके। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि यार आई एम फ्लाइंग डाउन फ्रॉम नॉर्थ, वहाँ की पूरी टीम है, तो बहुत लाइक मस्ती ज़्यादा हुई उस टाइम पे, बट क्वाइट फन। एक गाना which I think you you definitely do not talk about, but हम चाहेंगे कि आप उस बारे में बात करें। विक्की विद्या की वो वाली कहानी, उसका एक ट्रैक था बहुत प्यारा। एंड प्यारा आई मीन आपने गाया तो प्यारा ही है, बट व्हाट वाज द स्टोरी बिहाइंड दैट सॉन्ग? The story behind that song was I was doing some demos and Sachin Jigar sir, they are quite nice to me. तो मैंने जाके गाना गाया, and I did not know that it will get finalized. और मुझे पता नहीं था, हमेशा ये होता है कि you get replaced and ये सब चीज़। But the next day I see that there is a song called Chumma and it blew up and it was everywhere. तो it was quite funny for me. डिड यू नो कि उस गाने का नाम चुम्मा रखा जाना है जब आप वो गाना गा रहे थे? नहीं। वाओ! लेट्स टॉक अबाउट योर पंजाबी सॉन्ग्स। बहुत ज़्यादा चलते हैं आपके पंजाबी ट्रैक्स, अनप्लग्ड बहुत चलते हैं। इनफैक्ट कोक स्टूडियो में भी आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। आपके पर्सनल फेवरेट पंजाबी सिंगर्स कौन है? आई लव रेशमा। रेशमा जी मुझे बहुत पसंद है, लाइक जो जितनी रस्टिक उनकी आवाज़ है और जितनी, जैसे हम कहते हैं ना, मिट्टी, वो
फीलिंग आई डोंट थिंक सो। कल पूरी शाम मैंने उनके गाने सुनने में बिताई है। अरे वाह। देन आई लाइक मैडम नूरजहाँ के गाने मुझे बहुत पसंद है। एज अ पर्सनैलिटी भी वो बहुत पसंद है, जिस किस्म की वो लेडी थी, लाइक आई रियली एडमायर हर। तो ये कुछ लोग हैं। रेशमा जी, वो गाना लंबी जुदाई उन्हीं का था ना? उनका है। आप, अगर आपका कोई एक गाना जो आप उनका एक या दो लाइंस अगर हमारे लिए गा के सुना सके। कोशिश करूँगी। प्लीज आज प्लीज मैं प्लीज। बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं आई हूँ और ना सदियों से प्रैक्टिस करी है, तो कुछ ऑफ होगा तो। कोई बात नहीं, फिर हम कट कर लेंगे। हाँ। बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों, मौत ना आई तेरी याद क्यों आई, हाय लंबी जुदाई, 4 दिन दा प्यार ओ रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। आवाज़ पूरी इधर उधर क्या है। बात है यार, बहुत ही खूबसूरत। आप तो मुझे नहीं लगता कि आप सपने में भी बेसुरा गा सकती हैं, आप बहुत अच्छा गाते हैं। तो अभी अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो इतना अच्छा गा रहे हैं। ओह गॉड। कोक स्टूडियो में आपकी एंट्री कैसे हुई? मैंने एक्चुअल में जब कोक स्टूडियो के बहुत सारे कवर्स करे थे, एंड स्पेशली कोक स्टूडियो पाकिस्तान, तो वहाँ के जो क्रिएटिव डायरेक्टर हैं जुल्फ़िकर, सो ही वाज क्वाइट फॉन्ड ऑफ देम एंड वेरी एनकरेजिंग, लाइक पूरी जर्नी वो बहुत सपोर्टिव रहे। एंड सडनली वन डे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अंकुर तिवारी, हु वाज द क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ कोक स्टूडियो इंडिया एट दैट टाइम। एंड ही सेड कि यू नो आई वांट यू टू डू अ ट्रैक। तो मेरे लिए तो वो अनबिलीवेबल मोमेंट था। एंड ही सेड like Zulfikar had spoken to him and they're like, you know, we should get Mansa definitely for some song. तो वो हुआ। आई फ्लू डाउन टू बॉम्बे, जल्दी से रिकॉर्ड हुआ और काफ़ी फ़न शूट था, हम लोगों ने बहुत मस्ती करी। तो अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। वाह। तो आपने ये यू नो ऑलमोस्ट टेस्टेड बोथ द वाटर्स। अगर ऑफ कोर्स कोक स्टूडियो इंडिया में आपके गाने हैं और दूसरी साइड के पाकिस्तान के अपने गाने अनप्लग्ड गाए हैं, आपको क्या डिफरेंस लगता है व्हेन वी टॉक अबाउट कोक स्टूडियो इंडिया एंड कोक स्टूडियो पाकिस्तान? आई थिंक कोक स्टूडियो इंडिया में भी ना बहुत डिवीजन है। जैसे इनिशियल जो ईयर्स आए थे कोक स्टूडियो इंडिया के, उनमें और जो रीसेंट जो ईयर्स हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस है। मैं ज़्यादातर पाकिस्तान के इसलिए गाती थी बिकॉज द फोक वाज मोर रिलेटेबल टू मी। वो मेरे टेक्सचर को भी सूट करता है, वो जो बातें बोलते हैं वो मुझे ज़्यादा रिलेटेबल लगती हैं। एंड दोनों का अपना फ्लेवर है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। एंड आपका आपका बॉलीवुड में जो जितना एक्सपोजर है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा एक्सपोजर काफ़ी कम रहा है, बट एट द सेम टाइम आई वर्कड विद सम बिग नेम्स outside Bollywood, like we did Salim Suleiman के Soundcheck. They have a wonderful platform called Soundcheck, जिसमें वो 8 से 10 इंडिपेंडेंट एक्ट्स को बुलाते हैं और वो अपने ओरिजिनल गाने शोकेस करते हैं. So I did this a year back or so, and Salim sir has been like a very supportive force. तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम? जब आप उनके साथ मिले, हाउ वाज द वो फीलिंग? तो आई जस्ट मतलब मैं उनसे बस ऐसी मतलब हमारी मुलाकात बस ऐसी, मुझे नहीं पता था कि ये होने वाला है. सो ही सेड यू नो मेरा ये शो आ रहा है एंड वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू रैप इट, वुड यू लाइक टू मेक अ सॉन्ग? एंड आई सेड सर मेरे पास टाइम कितना है? ही सेड टाइम तो बहुत कम है. एंड उस टाइम पे मुझे पता नहीं था मैं कंपोज कर सकती हूँ, मुझे पता नहीं था कि मैं बस लिख रही थी. आई वॉज राइटिंग सॉन्ग्स फॉर साउथ इंडियन मूवीज़ दैट वर गेटिंग रिलीज पैन इंडिया. उनके हिंदी गाने आई वॉज राइटिंग. तो मेरे लिए मैंने कहा अगर मनसा यहाँ पे हाँ बोल देती है तो ये काम तुझे करना पड़ेगा. सो आई सेड सर आई वांट टू डू इट, लेकिन मेरे बस की नहीं है. तो ही सेड समथिंग कि जब नीयत होती है ना काम हो जाता है. वाह. तो उस समय उसी चीज़ से जोश मुझे मिला. आई केम बैक टू दिल्ली और मैंने म्यूजिशियंस को बुलाया और हमारा एक गाना आया मेरा यार पुराना. तो लाइक थैंक्स टू हिम फॉर पुशिंग मी कि तब से मेरी एज अ कंपोजर जर्नी शुरू हुई. क्या बात है.
एक हमारे ऑडियंस को शायद ये इन्फो देनी बहुत ज़रूरी है, ये ट्रिविया है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हम सब गुलज़ार साहब के बहुत बड़े फ़ैन, हम सब जितने भी बैठे हैं यहाँ पर जो बिहाइंड द कैमरास हैं, बट गुलज़ार साहब इनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। ये किस्सा शायद आपको नहीं पता होगा, सो प्लीज़ एक्सप्लेन टू अस। आप जब गुलज़ार साहब से पहली बार मिली थी, वो मीटिंग कैसी थी एंड वो रिश्ता कैसे इस्टेब्लिश हुआ? एंड हम तो उनके बहुत बड़े मुरीद हैं। सो आप ऐसा नाउ यू हैव अ काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप, ऐसा बॉन्ड है आपका कि मतलब जहाँ भी जिस भी फंक्शन में वो जाते हैं वो आपको ज़रूर इनवाइट करते हैं। सो वो कैसे डेवलप हुआ? आई थिंक इट वुड बी वेरी मिसलीडिंग टू से कि ही इज़ अ फ़ैन, ही नोज़ अबाउट मी, मेरे लिए वो ही बहुत है। तो जब हम लोग आई थिंक हम स्पोकन फेस्ट में मिले थे एंड सेम स्टेज पे हम लोग पहले गुलजार साहब थे एंड देन आई वाज परफॉर्मिंग, तो आई रियली वांटेड टू मीट हिम। मुझे था कि मुझे मिलना ही मिलना है, मुझे बहुत कम लोगों से मिलने की इतनी क्यूरियोसिटी होती है। एंड हिज वेरी गुड फ्रेंड एंड द पर्सन हु हैंडल्स हिम, मैनेजेस हिम, लुक्स आफ्टर हिम, अजय जी, तो उन्होंने बोला कि आई एम नॉट अलाउिंग एनीबडी टू गो, आप 1 मिनट ले लीजिए। मैं गई एंड बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ वहाँ पे थे एंड बुक साइन करवाने के लिए मैं 2-3 किताबें लेके गई थी एंड ही सेड अरे मेरी बुक्स पढ़ी जा रही हैं, तो ही वाज वेरी हैप्पी। तो आई केम आउट, उस समय मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, आई वाज शिवरिंग और मुझे लगा कि यार हो गया। बाहर आने के बाद मुझे बहुत रोना आया, मतलब 10-15 मिनट तक आई वाज हगिंग अ फ्रेंड हु इज़ अगेन अ फैन ऑफ हिम एंड मैं बहुत रोई। तो अजय जी केम बैक, अजय जी ने बोला कि यार वापस आओ तुम, एंड ही सेड चलो मैं तुम्हें कुछ वक्त देता हूँ उनके साथ, एंड ही वाज सो काइंड। वो मुझे लेके गए और वहाँ बैठे रहे एंड मैं बहुत कुछ बोलना चाहती थी। मैंने गुलजार साहब को पकड़ा एंड लाइक वी आई केप्ट क्राइंग और मैंने बस यही बोला कि आपके दिए हुए गानों से मैंने बहुत कमाया है। एंड सो ही वॉज सो स्वीट, ही वॉज कंसोलिंग मी। उन्होंने बोला आज तो बहुत अच्छा मौका है कि हम दोनों मिले हैं, तो उन्होंने मुझे बिस्किट दिया एंड जो भी अजय जी वो सो काइंड, उन्होंने बोला कि यार आई सॉ ऑनेस्टी, तुम्हारे डेडिकेशन में मुझे ऑनेस्टी दिखी। और वो दिन है, अजय जी इज़ वेरी काइंड इनफ कि वो मुझे एक इनवाइट भेजते हैं, आओ इवेंट अटेंड करो। एंड तब से मतलब एटलीस्ट ही नोज़ अबाउट मी। तो मेरे लिए उससे ज़्यादा प्रिविलेज, उससे बड़ी कमाई इस लाइन ऑफ बिजनेस में हो नहीं सकती कि जो इंसान मतलब जिनकी नज़में मैंने पकड़ पकड़ के मैं सोई हूँ, वो इंसान को पता है कि यार एक शख्स है इस नाम का। क्या बात है! बहुत ही बढ़िया। तो उनकी कोई ऐसी एडवाइस या कोई ऐसा वर्ड जो आपने अभी तक बाँध के रखा हुआ है? मैं अगर आप पूछेंगे भी ना कि उनकी फेवरेट लाइन भी पूछेंगे, वो मुझे कुछ नहीं पता है। बस मुझे एक चीज़ पता है, इस इंसान ने कितना महसूस किया होगा कि ये हर एक्सप्रेशन को इतनी खूबसूरती से बताता है। शाम के बारे में बात कर रहे हैं, थका हुआ सूरज जब नदी से होकर निकलेगा। और कुछ भी आप कोई भी गाना, जैसे दोस्तों से झूठी-मूठी दूसरों का नाम लेके फिर मेरी बातें करना। इतनी बड़ी चीज़ को इतनी मतलब छोटे शब्दों में बयाँ कर देना, तो मुझे लगता है कि यार ये पॉसिबिलिटी है। जब भी मैं लिखने बैठती हूँ, मैं सोचती हूँ कि गुलज़ार साहब क्या सोचेंगे? गुलज़ार साहब क्या सोचेंगे? इस चीज़ को कैसे वो करेंगे? तो आई थिंक दैट हैज़ बीन अ वेरी गुड एडवाइस इन अ वे। आई थिंक आपने अपना जो स्टैंडर्ड है वो इतना हाई करके रखा हुआ है जब आप लिखते हैं, तो आई थिंक वो अपने आप इसीलिए ट्रैक्स इतने अच्छे निकलते हैं। अनदर ट्रैक जिसकी बहुत ज़्यादा बात भी हो रही है दैट इज़ बर्फ़, उसके बारे में कुछ बताइए? आई थिंक बर्फ़ वो गाना है जिससे मैं अभी तक सबसे ज़्यादा संतुष्ट हूँ। यूजुअली म्यूजिशियंस अपने गानों से नहीं होते हैं, और बर्फ़ ऐसा गाना है जो एक बार सुनने में तो शायद ही किसी को लाइक इट्स नॉट एन ईयर वार्म, वो एक बार में सुन के आपको नहीं जकड़ेगा, बट इट विल डिमांड कि आप बार बार उसको सुनो, ग्रोज़ ऑन यू। बार बार आओ। तो उसमें नेचर के बारे में भी बात है, ग्रीफ के बारे में भी बात है। और पिछले ही साल आई थिंक मैं यहाँ पे बैठी थी और जैसे पहाड़ियों को पता चल जाता है जब बर्फ़ पड़ने वाली होती है, वी गेट अ सेंस ऑफ कोल्ड। तो मैंने अपनी बहन को बताया था, मैंने बोला यार बहुत ठंडी हवा है, कहीं पे बर्फ़ पड़ी है। तो उसकी पहली लाइन्स आई थी कि क्या राब्ता गम से है मेरा, सब छोड़कर मेरे संग चल रहा, बर्फ़ पड़ी बस कहीं पर अभी, सर्द हवा का सितम कह रहा कि जाने भी दे किसको तू याद कर रहा। तो तब से लाइक लिखना शुरू किया था और अब जाके फाइनली वो हो रहा है, तो बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए। वाह! क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। हम डेफ़िनेटली चाहेंगे कि ऐसे ही आप कुछ पंजाबी ट्रैक्स भी और लेकर आएँ। पंजाबी म्यूज़िक के बारे में आपका क्या कहना है?
मैं स्पेशली पंजाबी फ़ोक से बहुत रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि ये होता है ना कि सबकी आवाज़ कोई ना कोई बात कहने के लिए बनी है। मेरा जो सच है, मेरी जो आवाज़ है, वो क्या कहना चाह रही है, कौन-सी भाषा में कहना चाह रही है। बहुत बार मैंने पंजाबी छोड़ के और भाषाओं में उसके लिए शब्द ढूँढे तो मुझे नहीं मिले। इसलिए मैं वापस से जाती हूँ और आई कीप कमिंग बैक टू दिस लैंग्वेज। तो मेरे लिए जो मेरा सच है, हाउ आई लुक एट थिंग्स, जो मेरी पर्सनल फ़िलॉसफीज़ हैं, जो एजलेस फ़िलॉसफी मेरे दिमाग में चलती है, वो पंजाबी फ़ोक से बहुत रिलेटेबल है। और आजकल का जो 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 कंटेम्प्रेरी पंजाबी म्यूजिक है विच इज लेड ईदर बाय दिलजीत दोसांझ या करण औजला, आप वो गाने सुनती हैं और इफ यू लिसन आपको कैसा लगता है? आई डोंट थिंक सो, आई लिसन टू अ लॉट ऑफ इट, लेकिन मैंने जितना करण औजला को सुना है, आई डू लाइक हिम। आई थिंक उनकी मेलोडीज़ काफ़ी बढ़िया हैं। तो जिस गाने की मेलोडी बढ़िया होती है, उसकी लाइफ खुद ही बढ़ जाती है। तो आई, ऑल्दो इट इज़ नॉट माई थिंग, बट आई डू एडमायर वॉट ही इज़ डूइंग। वाओ। अ, आप अगर इन फ्यूचर कोई एक आर्टिस्ट को, मतलब हर एक का ना एक एक ऐसे विश होती है कि बिफोर डाइंग आई वुड लव टू कोलैबोरेट विद दिस आर्टिस्ट, तो वो एक कौन सा आर्टिस्ट होगा? आई थिंक ए आर रहमान एंड और समथिंग रिटन बाय गुलजार साहब। ओह। क्योंकि हमेशा मेरी कोशिश यही होती है कि यार खुद की तरह भी लिखूं, लेकिन उनकी तरह भी लिखूं। तो अगर कभी उनका लिखा हुआ गाना मिले तो लाइक दैट विल बी एक्सेप्शनल। वाह वाह, क्या बात है। इंशाल्लाह ज़रूर पूरा होगा, बहुत जल्दी पूरा होगा। एंड आपके साथ साथ जैसे जैसे आपके गाने आ रहे हैं, आई जस्ट हर्ड न्यूज़ के अरिजीत सिंह, हम ऑफ कोर्स हम सब बहुत बड़े फ़ैन हैं, ही हैज़ ऑल्सो यू नो डिसाइडेड टू टेक अ स्टेप बैक फ्रॉम बॉलीवुड म्यूज़िक। तो ऑफ कोर्स इसके बारे में बड़ी थियरीज़ हैं, कुछ कह रहे हैं कि मतलब वो लेबल्स को लेकर बहुत ज़्यादा तंग आ गए थे, फ्रस्ट्रेट हो गए थे, इस वजह से किया होगा। सो डू यू हैव एनी आइडिया और व्हाट इज़ योर बिलीफ? आई थिंक ही इज़ एब्सोल्युटली ब्रेव टू डू इट, क्योंकि बहुत बार ये होता है ना, हम लोग गाने सुनते हैं और मुझे खुद फील होता था अरिजीत के अगर 10 गाने आ रहे हैं, 15, तो देयर वुड बी सम सॉन्ग्स जो मुझे लगता था यार इसमें आवाज़ नहीं देनी चाहिए थी। हिज वॉइस इज़ सो एक्सक्विजिट, इतनी इतनी सुंदर खूबसूरत आवाज़ है। ही शुड, हमारी चॉइसेस भी हमें डिफाइन करती हैं, तो ही शुड बी सेलेक्टिव विद इट। बट एट द सेम टाइम हमें नहीं पता था कि यार क्या चल रहा है, what deals is he making, maybe he doesn't want to do it। तो मतलब बाहर से लोगों को superficially ये सब चीज़ें पता होती हैं, हमें नहीं पता है कि अंदर का मामला क्या है। सो इफ़ he has taken that step, वो बहुत लोगों को bravery मिलेगी उससे, बहुत लोगों को हिम्मत मिलेगी कि वो you know if there are deals that they don't want to be a part of, they'll take a step back। And I think he had reached a place जहाँ पे he can make a lot of choices। Of course, of course. So I think this would be one of the reasons why you also uh, are very, you know, far from Bollywood. आप भी I think बहुत pick और बहुत choose करके लेती हैं गाने, है ना, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बार तो सच बताऊँ, मिल जिनके गाने चाहिए वो मिलते भी नहीं हैं। टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट गोइंग टू से कि यू नो मेरे को बहुत गाने मिल रहे हैं एंड आई एम बीइंग वेरी पिकी, मुझे नहीं मिल रहे हैं। और मुझे अगर मिलेंगे भी तो मुझे वो ही चाहिए जो यू नो फॉर विच आई कैन ऐड समथिंग। आई डोंट माइंड इफ़ इट्स एन आइटम नंबर, आई डोंट माइंड इफ़ इट्स अ सॉफ्ट ग्लूमी ट्रैक, जब तक कि मेरा सच है वो मेरा टेक्सचर जो है उसको जस्टिफाई कर रहा है और मैं उस गाने में कुछ ऐड कर पा रही हूँ, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो गाना मेरे थ्रू आए, बॉलीवुड के थ्रू आए या किसी और के थ्रू। तो बात होती है अच्छे गाने की, अच्छा गाना जहाँ से मिल जाए। तो आपको लगता है ऐसे बॉलीवुड में लॉबिंग होती है? मैं बहुत आउटसाइडर हूँ, टू हम्म। बी वेरी ऑनेस्ट। अभी आई हैव सीन ओनली द गुड साइड ऑफ थिंग्स। आई हैव येट टू, जब भी मैं बॉम्बे गई हूँ या आई हैव मेट अप विद बॉलीवुड पीपल, मुझे वो है ना इनिशियल स्टेज पे अच्छा ही वेलकम ही लगता फील है। कराया है। हाँ, मैं तो बहुत एक्साइटेड रहती हूँ। सो आई थिंक द पीपल हु आर देयर, जिन्हें वहाँ की ग्राउंड रियलिटी पता है, उनको पता होगा क्या चल रहा है। उससे पहले जैसी रियलिटी पता होने वाली होती है, उससे पहले आई कम बैक। ये भी सही है। तो आप going back to your years when you were performing in clubs and bars, तब आपको याद है कौन सा एक ऐसा गाना था जो आपका मतलब वो गो टू गाना था, जब भी आपको लगता था कि यार लोग ना बहुत बोर हो रहे हैं, तो आप वो गाना सुना देते थे और सारे लोग पागल हो जाते थे?
कोई वो एक आई ऐसा थिंक गाना तब से अभी तक वही है. इट इज़ अ सॉन्ग कॉल्ड ये तूने क्या किया. वो दैट वर्क्स लाइक अ मिरेकल. जैसे ही मैं शुरू करती हूँ लाइक पीपल गो क्रेजी. वो बहुत रिस्पॉन्सिव होते हैं उस ट्रैक को लेके. तो वो मतलब ब्रह्मास्त्र था. जैसे ही सब कुछ डल हो रहा है ये गाना निकाल लो. तो एक बार एक दो लाइंस उस गाने की भी हो जाए फिर तो. इश्क की साजिशें, इश्क की बाजियां, हारा मैं खेल के दो दिलों का जुआ. आहा, क्या बात है. आप अगर आंखें बंद करके सुनेंगे आपको ऐसे लगेगा कि आप वापस 70s के दौर में चले गए हैं और रेशमा की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है. बर्फ गाने की भी अगर आप एक दो लाइंस गा दें, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ वन ट्रैक. अगर आप लोगों ने नहीं देखा है या सुना है, आज लाइव इनसे सुन लीजिए, बहुत ज़रूरी है. वो पता है ऐसा गाना है कि मैं गा ही नहीं सकती हूँ. मैं कैसे वो अच्छा. मतलब जिसने भी सुना है वो गाना वो बोलते हैं ऐसा लगता है कि ये विशाल भारद्वाज की एल्बम का सबसे अंडररेटेड गाना है. ओ. उस एल्बम के ये बी साइड में पड़ा वो सुंदर गाना है जो बहुत कम लोग डिस्कवर कर पाए. मैंने उसे बनाया इस तरीके से कि वो यूजुअली मैं एक गिटार लेके गा दूँ तो शाइन कर जाते हैं, बट वो इतना सिनेमैटिक है. हमने एसराज जैसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है, बहुत कुछ है उसमें. बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग सुन के उस पूरे एक्सपीरियंस को लें जिस तरीके से मैंने उसे मतलब सोचा था. One song which you feel is like quite impossible for you to sing. बहुत गाने हैं मतलब जैसे गज़ल ले लीजिए. मेरी भले ही क्लासिकल मैंने सीखा है बट मैं कभी भी आई डोंट लाइक सेइंग कि मैंने सीखा है, क्योंकि जितना परिश्रम क्लासिकल रिक्वायर करता है ना वो मैंने छोड़ दिया था. तो मैंने 4 साल बाद प्रैक्टिस करना छोड़ दिया था, इसलिए मैं लोगों को ज़्यादा बताती नहीं हूँ कि यार मैंने क्लासिकल किया है, क्योंकि इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग थिंग. आपको लाइफ लॉन्ग मेहनत करनी है सब. तो जितने भी गज़ल या सेमी क्लासिकल होते हैं उसमें मैं थोड़ा बहुत हार जाती हूँ या सुर बिखर जाते हैं. हाँ. And before leaving, one advice, जितने भी आपको देख रहे हैं लोग जो आपके फैंस हैं और जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? मैं बोलूँगी कि बी वेरी श्योर ऑफ व्हाट यू वांट. आप क्या चीज़ सीख कर रहे हो, क्या तलाश कर रहे हो, उसकी तरफ स्टेप्स लो. भले ही स्लो स्टेप्स हों, भले ही 1 साल में आप एक अच्छा मूव कर रहे हो, डू नॉट शाई, डू नॉट हेजिटेट. इट इज़ मच बेटर देन टेकिंग 20-30 रॉन्ग मूव्स. एंड हमेशा जहाँ आपको पहुँचना है जो इंसान बन के, बी वेरी श्योर ऑफ इट. क्योंकि ये होगा कि मिड जर्नी आप चेंज नहीं कर सकते हो वो चीज़. तो लाइक एक सिंगल डायरेक्शन में एक सिंगल एम की तरफ आराम आराम से काम करो. दैट इज़ इट. Wonderful. एक ऐसा regret that you have in during these 7-8 years of your journey अभी तक कि यार ये मुझे नहीं करना चाहिए था. मुझे है कि मेरे को बहुत पहले मेहनत शुरू कर लेनी चाहिए थी. जब मैंने मेहनत करी, माई फादर ही हैज़ दिस सेइंग, एवरी टाइम दैट आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग ही वुड से, बेटा जब तूने मेहनत करी अच्छा हुआ है और अब तू प्रैक्टिस नहीं कर रही है तो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुझे कुछ ना मिले. जितना प्रैक्टिस करेगी उतना ही मिलेगा, उससे थोड़ा भी ज़्यादा नहीं. तो मेरे लिए बहुत वार्निंग साइन होता है कि यार जब भी मैं घर में हूँ और मैं गा नहीं रही हूँ तो मेरे पापा लाइक ही विल कम अप टू मी एंड ही से, बेटा उतना ही मिलता है जितनी मेहनत हो. तो आई विश मैंने बहुत पहले सीखना, तरह तरह की चीज़ें ट्राई करना. कॉम्पोजिशन, एक तो स्पेशली इस देश में आप कंपोजर्स फीमेल देखोगे ना तो आपको गिने चुने, लाइक यू विल बी एबल टू काउंट देम. तो कोई मतलब जब मैं ढूंढने निकलती हूँ कि यार कौन फीमेल कंपोजर्स हैं, मुश्किल से कोई मिलता है. तो कभी हिम्मत नहीं हुई वो ट्राई करने के लिए. नाउ दैट आई एम ट्राइंग, मुझे पता है मैं कर सकती हूँ. मुझे पता है कि वो हल्के फुल्के नहीं, आई कैन डू इंट्रिकेट कॉम्पोजिशंस. तो शायद काश वो पहले शुरू कर दिया होता तो अभी बहुत टाइम लाइक मिलता. वंडरफुल. आई थिंक ये अभी जर्नी की सिर्फ शुरुआत है, ये बिगिनिंग है एंड देयर इज अ लॉट टू कम. सो हमने इनका इनिशियल इंटरव्यू ले लिया है, सो आई एम ब्लेस्ड टू हैव हर बाय माय साइड टुडे. आई एम श्योर आज से 2 या 3 साल बाद जब दोबारा आप ये इंटरव्यू देख रहे होंगे आप भी बहुत खुश हो रहे होंगे और आप डेफिनेटली बोल रहे होंगे यार शिट
मजा आ गया. Thank you very much, Mansa. It was lovely having you here today with us. Same here. I had a great time. Thank talking to you. Thank you. 107.2 पंजाबी फीवर हो गाने बजण दो